नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध एडू हब में। मैं अवध किशोर आज आपके साथ एक नए टॉपिक की चर्चा पर आया हूं और आज का टॉपिक मेरा बड़ा ही अच्छा है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे और ये सीखेंगे बिहार में जो जातिगत जनगणना की जा रही थी बिहार सरकार के द्वारा, और उस पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। क्यों? हम लोग इस वीडियो में जनगणना के तरह तरह की चीज़ को सीखेंगे। जनगणना पहली बार कब हुआ था, फिर जातिगत जनगणना कब हुई और कहाँ किस प्रकार की जनगणना की गई, क्या बिहार में ही पहली बार जातीय जनगणना हो रही है या और कहीं हुई थी, ये सारी चीज़ की चर्चा आपके साथ हम करेंगे। कृपया इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो वह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार हमारा थंबनेल है, ये थंबनेल में ये दिखाया गया है कि पटना हाई कोर्ट ने क्यों लगाई जातीय जनगणना पर रोक। ऐसा क्या मामला हो गया था कि रोक लगाना पड़ गया पटना हाई कोर्ट को। देखिए साथियों, ये पहली बार जनगणना नहीं है, इसके पहले भी कई जनगणना किए जा चुके हैं। जैसे सबसे पहले वह जनगणना अंग्रेज के काल में हुआ था, वो था 1872 का। इसमें पहली बार भारत का जनगणना अंग्रेज़ों ने किया था। फिर जैसे जैसे जनगणना आगे बढ़ा तो अंग्रेज़ों के द्वारा लास्ट जनगणना किया गया था 1931 में। यहाँ तक जाति जनगणना का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया था। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय पहली बार जनगणना की गई 1951 में। वहाँ पर जातीय जनगणना का कहीं जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन 1951 के आज़ादी के बाद का जो जनगणना हुआ था उसमें एससी और एसटी को वर्गीकृत किया गया था, और वहाँ पर उनकी सिचुएशन को देखते हुए उसको समाज में आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था। लेकिन वो जातिगत जनगणना नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुके हैं कि भारत में जातिगत जनगणना नहीं हो सकती है, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। और संविधान कोई जाति कोई धर्म को नहीं मानता है, ये पूरे व्यक्ति को मानता है, पूरे समाज को मानता है। लेकिन छिटपुट ऐसे बहुत सारे मुद्दे उठाए गए जिसमें जातिगत जनगणना की बात कही गई है। उसी प्रकार 1979 ईस्वी में एक कमेटी का गठन किया गया, और वो कमेटी था मंडल कमेटी। मंडल कमेटी को ये दायित्व दिया गया कि समाज के जितने पिछड़े वर्ग हैं उसकी गणना की जाए और उसको आरक्षण दिया जाए। तो गणना करके जब लाया गया तो उस पर 27% का आरक्षण भी दिया गया। ये 27% का आरक्षण दिया गया, और उस समय नहीं दिया गया था, ये दिया गया 1990 में। ये ओबीसी को आरक्षण मिला था। जब ओबीसी को आरक्षण मिला तो जनरल कैटेगरी के जितने भी छात्र थे उन्होंने उग्र प्रदर्शन भी किया था इस आरक्षण के खिलाफ। फिर जब कांग्रेस की सरकार थी 2011 में, उसके पहले बहुत सारे नेताओं ने ये मुद्दा भी उठाया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन कोई सरकार इस पर सहमति नहीं देते थे। बात ये थी कि जो पार्टी सत्ता में होती वो जातिगत जनगणना का विरोध करती, लेकिन सरकार को घेरने के लिए विपक्ष हमेशा इस मुद्दे को उठाती। हुआ ये कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2011 में, उस समय सरकार को इस तरह से विपक्ष ने घेरा और उनके नेताओं ने कि जातिगत जनगणना कराने की मांग उठी और सरकार उस पर मंजूरी दे दी। लेकिन जातिगत जनगणना हो तो गई, लेकिन उसका जो आंकड़ा था उस आंकड़े को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। जब 2022 में केंद्र सरकार से ये जवाब मांगा गया आप जातिगत जनगणना का डेटा प्रस्तुत करें, तो सरकार ने वहाँ से भी पल्ला झाड़ लिया और ये कहा गया, ये दलील दिया गया कि जातिगत जनगणना का डेटा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
अब क्यों नहीं किया जा सकता है? देखिए सरकार ने क्या क्या दलील दिया था कि जब पहली बार जातिगत जनगणना किया गया था और वहाँ पर खोजा गया तो 1931 ईस्वी में जब डेटा लाया गया था तो वहाँ पर जातियों की जो सूची थी वो सूची 4147 थी, लेकिन 2011 में जो जातिगत जनगणना किया गया वहाँ पर डेटा आ गया जातियों की 46 लाख से भी ज़्यादा। तो सरकार ने कहा कि ये डेटा गलत है, हम इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। एक बार 2015 में भी कर्नाटक में जातीय जनगणना कराई तो गई थी, लेकिन अभी भी उसका डेटा सुरक्षित रखा गया है, सार्वजनिक नहीं कराया। अब देखिए बात यहाँ ये है कि जो भी पार्टी जातिगत जनगणना की बात कर रहा है उसमें उसके स्वार्थ छुपे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे दलील तो दिए जा रहे हैं, वो दलील क्या है देखिए। अब जातिगत जनगणना की दलील के आधार पर ये हम डिसाइड करेंगे कि उसके लाभ क्या है और हानि क्या है, क्योंकि कोई भी पक्ष का लाभ और हानि जरूर होता है। हम लोग यहाँ पर पहले लाभ को पढ़ेंगे कि जातिगत जनगणना में लाभ क्या है। तो आपको क्या लाभ था जातिगत जनगणना से, प्लीज़ हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताएं कि आपको इससे क्या फ़ायदा होने वाला था, क्या आप इससे संतुष्ट थे या नहीं थे, क्या आप सरकार के साथ थे या फिर हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उस पर आपका विचार क्या है, ज़रूर कमेंट्स करिए। तो देखिए इसके लाभ और हानि पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जब जातिगत जनगणना की बात कही गई थी तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था। उस व्यक्ति का नाम था अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये मामला हाई कोर्ट ले जाइए और हाई कोर्ट में पहले अपील करिए, वहां से खारिज होती है तब आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का नियम है। फिर वहां से अखिलेश सिंह ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया। फिर बिहार सरकार ने जनगणना को फरवरी माह से स्टार्ट कर दिया और 31 मई तक कंप्लीट कराने का निर्देश भी जारी कर दिया गया था। लेकिन जब पटना हाई कोर्ट में याचिका लाई गई तो यहाँ पर वो 2 जज की टीम बैठी, विनोद चंद्रन, मधुरेश प्रसाद, इन दोनों जजों ने, महाधीशों ने ये निर्णय दिया कि ये जातिगत जनगणना पर रोक लगनी चाहिए। फिर वहाँ पर दलील शुरू हुई, दोनों से पूछा गया कि आपका क्या राय है और इनका, आप जातिगत जनगणना क्यों करा रहे हैं, तो सरकार की क्या दलील थी देखिए। उस पर कुछ विद्वानों का भी मत है कि जातिगत जनगणना होने के बाद आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे और समाज के कल्याणकारी कार्य करने में मदद मिलेगा। दूसरा दलील यानी ये लाभ भी हो सकता है कि जब आंकड़े अच्छे से आ जाएंगे तो वहाँ पर संसाधन का कितना हिस्सा किस जाति को सुपुर्द करना यानी कि वितरित करना है, इसमें भी सुविधा होगा और समाज का विकास होगा। ये सरकार की दलीलें थी, लेकिन इसके कुछ हानि भी थी। और वो क्या हानि है देखिए। सबसे पहले हानि ये है कि हमारे समाज में विषमता आएगी और असंतोष फैल जाएगा, ये सबसे प्रमुख हानि में से एक है। दूसरा हानि ये है कि जातिवाद की धारणा हमारे समाज में व्याप्त हो जाएगी और लोगों के मन में ये जातिवाद का जो कीड़ा है वो बैठ जाएगा। और तीसरा जो सबसे प्रमुख है वो ये है कि जातिगत जनगणना जब होगी तो उसमें आंकड़े जब आएंगे, राजनीतिक दल इसका जबरदस्त फायदा उठाएगा। राजनीतिक दल किस उस जाति को ज़्यादा टारगेट करेगा जिस जाति की संख्या ज़्यादा होगी, और वहाँ पर जाति का ध्रुवीकरण करने में राजनीतिक दल सफल हो जाएंगे। जब जातीय ध्रुवीकरण होने लगेगा तो सभी जाति के लोग ये सोचेंगे, जब मेरी जाति की संख्या ज़्यादा होगी तो मुझे सरकारी ज़्यादा लाभ होगा, मेरी मुट्ठी में सरकार होगी। तो ऐसी अवधारणा बैठ जाएगी और वहाँ पर क्या होगा कि लोग अपनी संख्या को बढ़ाना चाहेंगे, और बढ़ाना चाहेंगे तो परिवार नियोजन जो चल रहा है वो विफल कर जाएगा और जनसंख्या, ये सबसे बड़ा मुद्दा फिर से सामने हमारे साथ आ जाएगा। तो इससे कितने हानि हैं ये देखिए।
अब हम लोग वीडियो का लास्ट सेशन पढ़ेंगे और उसमें ये जानेंगे कि पटना हाई कोर्ट ने आखिर रोक लगाया क्यों। इतने अच्छे से चल रहा था, सरकार के सारे डेटा एकत्रित हो रहे थे ऐप्स के माध्यम से, तो इसको क्यों रोक दिया गया। देखिए, सबसे पहले नीतीश कुमार यानी जो हमारी सरकार है, उन्होंने क्या कहा कि ये जातिगत जनगणना नहीं है, ये जातिगत सर्वे है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये सर्वे है तो इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या आपने इन्वेस्टिगेशन कराया? नहीं, तो ये सर्वे कैसे हो सकता है? ये जातिगत जनगणना ही है। यहां पर सरकार की दलील को नकार दिया गया। ये पहला पॉइंट। हमने इसको 5 पॉइंट में डिवाइड किया। अगर वो 5 पॉइंट आप समझ जाएंगे तो ये समझ जाएंगे हाई कोर्ट ने क्यों इस पर रोक लगाई। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि ये सर्वे है, नीतीश सरकार ने कहा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सर्वे नहीं है, ये जातिगत जनगणना ही है, क्योंकि आपने कोई इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं बैठाई। अब दूसरी बात, दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी राज्य सरकार जातिगत जनगणना हो या कोई भी जनगणना नहीं करा सकती, क्योंकि संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 246 के तहत ये अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है कि वो जातिगत जनगणना या कोई भी जनगणना करा सके। लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी कहा है कि जातिगत जनगणना अगर आप कराते हैं तो वो संविधान के खिलाफ होगा। इसीलिए राज्य सरकार को तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि वो ऐसी कुछ हरकत करे। तीसरा ये पक्ष था, तीसरा ये पॉइंट है कि एक जजमेंट आया था 2017 में। वो जजमेंट क्या था? जज पुत्तास्वामी जजमेंट के तहत ये कहा गया राइट टू प्राइवेसी, कि किसी की डेटा को आप सार्वजनिक नहीं कर सकते, वहां पर ये कहा गया था। तो राइट टू प्राइवेसी के तहत यानी इस जजमेंट के वो खिलाफ है। क्या? ये जातिगत जनगणना। चौथा पॉइंट ये कहा गया कि इस जातीय जनगणना के लिए जो नियम के तहत बजट बनाए गए उस पर समीक्षा करने की आवश्यकता थी और ये समीक्षा नहीं किया गया, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा। जब हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि ये जातिगत जनगणना कराने का आपका उद्देश्य क्या है, तो वहां पर सरकार के पक्ष से वैसे तर्क नहीं दे पाए जिसमें से वो क्लियर हो सके हाई कोर्ट कि इसको कराना कितना अच्छा है या बुरा है, या कराया जाए या नहीं कराया जाए। नहीं, आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि सरकार के पक्ष से ऐसा कोई दलील नहीं दिया गया, इसके उद्देश्य को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें से कोर्ट ये डिसाइड कर पाए। और लास्ट पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो पॉइंट ये है, 1948 के कानून के तहत ऐसा कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का आप डेटा सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने 6 पॉइंट्स आपको बताए, ये 6 पॉइंट्स में क्लियर हो जाता है कि पटना हाई कोर्ट ने क्यों जातिगत जनगणना पर रोक लगाया। तो साथियों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा और आपने ये जान लिया कि जातिगत जनगणना को क्यों रोका हाई कोर्ट ने। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्यारा सा कमेंट्स जरूर करें। साथियों, आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी ये पता चले कि क्या मामला है जातिगत जनगणना का। तो साथियों, आप अपना व्यक्तित्व का निर्माण इस तरह करिए कि आपके व्यक्तित्व के आलोक से पूरा संसार आलोकित हो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।